चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन की, जो आपके लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के बारे में आज हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या है और एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, ये कंप्लीट चीजें हम देखेंगे। ठीक है, आज आपका ये लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर्स देखेंगे। पहले केमिस्ट्री के एक चैप्टर हम देखेंगे, फिर फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप आसानी से उसे देख सकते हो। एंड आई एम सॉरी, कुछ दिन का इधर डिले हो गया था, अब आगे ऐसा नहीं होगा, हमने इस चीज की प्रिपरेशन कर ली है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों देखेंगे, पर सबसे पहले एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी वेस्ट हैं जो कि आपकी बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोसेस अगर चल रही है तो उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्री में आप कोई चीज बना रहे हो तो उससे कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा। आप खाना ही बनाने जा रहे हो तो सब्जी वगैरह बनाते हो तो छिलका वगैरह निकाल के आपको फेंकना पड़ता है, वो वेस्ट मटेरियल है। सिमिलरली आपके बॉडी में भी बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनेगा जिसे निकाल करके फेंकना जरूरी है। तो उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहेंगे। लेकिन हर वेस्ट को निकालना एक्सक्रीशन नहीं है। किन वेस्ट को निकालना एक्सक्रीशन है उसे हम समझते हैं। यहाँ पे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आप याद करो। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ metabolic especially nitrogenous waste, ठीक है, वेस्ट कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में होने वाली रिएक्शन से बना हो। कोई एक रिएक्शन हुई हो और उससे वो प्रोडक्ट बना हो तो हम उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। आपकी बॉडी में होने वाली सभी रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल रिएक्शंस occurring in our body is called metabolic reactions। और इन्हीं रिएक्शन से जो आपका वेस्ट बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। ठीक है, उसी को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। स्पेशली ये वेस्ट नाइट्रोजन का बना होना चाहिए, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट है। स्पेशली हमारी बॉडी से कौन सा वेस्ट निकलता है, हमारे बॉडी से वी रिलीज यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, हम यूरिन के फॉर्म में यूरिया रिलीज करते हैं, यूरिन के फॉर्म में यूरिया रिलीज करते हैं। अब सवाल आता है आपकी बॉडी में यूरिया बनाएगा कौन? यूरिया बनाता है लिवर। यूरिया इज फॉर्म्ड बाय लिवर। आपका जो लिवर है ना वो क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। और यूरिन कौन बनाएगा? यूरिन इज फॉर्म्ड बाय किडनी। ये दो अलग अलग बातें हैं। यूरिया लिवर बनाता है, लेकिन यूरिन किससे बनेंगी? किडनी से बनेंगी। I'm sorry। ठीक है, यूरिन किससे बनेंगी? किडनी से बनेंगी। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म बाय यूरिया इज फॉर्म बाय लिवर। यूरिया आपके लिवर से बनता है, लेकिन यूरिन किससे बनती है? किडनी से बनती है। यूरिया और यूरिन में ज्यादा फर्क नहीं है। यूरिया को आप समझो चीनी की तरह और यूरिन को समझो चीनी पानी का रस। ठीक है, तो यूरिन में क्या है, यूरिया भी मिला हुआ है, प्लस पानी मिला हुआ है, प्लस और भी सारी चीजें मिली हुई हैं। लेकिन यूरिया क्या है? यूरिया एक छोटा सा कंपाउंड है, ठीक है, जो यूरिन के बनने में हेल्पफुल होता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरिया एंड यूरिन, तो आप कहोगे यूरिया इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। यूरिन का वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। यूरिन बनाने में यूरिया हेल्पफुल है, लेकिन यूरिन में यूरिया के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पानी, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे अमीनो एसिड्स। ठीक है, कई सारी चीजें हो सकती हैं यूरिन में। अमीनो एसिड्स की जगह आप कह सकते हो क्रिएटिनिन कह सकते हो, अमोनिया कह सकते हो, दैट विल बी बेटर। ओके, अमीनो एसिड मत कहना, अमोनिया कहना। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आप जरूर याद रखना, व्हाट इज एक्सक्रीशन आपसे पूछता है। ठीक है,
देखो, ऑल द इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और ये प्रोसेस जो है वो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हम देखते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है व्हाट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। तो हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम भी और उस चीज को एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। मैं इस चीज को पूरा मिटा देती हूँ। अब हम क्या बना रहे हैं, डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस पूरे का हम डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान रखना है इस डायग्राम को। ओके, देखो यहाँ पे होती है राइट किडनी, ठीक है, और राइट किडनी लेफ्ट वाली किडनी से थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, हल्का सा नीचे होती है। क्यों? क्योंकि राइट किडनी के जस्ट ऊपर आपका लीवर होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे दब जाती है आपकी राइट किडनी। ठीक है, ये वाली है राइट किडनी और ये वाली है लेफ्ट किडनी। ओके, अब यहां से एक ऐसे ट्यूब जैसा पार्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। यहां से क्या निकलेगा? यूरेटर। ओके, और ये क्या थी? ये किडनी थी आपकी। ये क्या? ये किडनी है ना। यहाँ से यूरेटर निकला तो कहाँ गया? यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे यूरिन स्टोर होता है, इसे हम कहते हैं यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है, यूराइनरी ब्लैडर कहते हैं इसे। यहाँ से फिर एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिससे यूरिन आपकी बॉडी से बाहर आएगा, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिन को बाहर निकालता है, रिलीज यूरिन आउट ऑफ आवर बॉडी, बॉडी से यूरिन को बाहर निकालेगा। और यूराइनरी ब्लैडर क्या है? कलेक्ट्स और स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर या कलेक्ट करता है। ऐसा तो नहीं आप पानी पी रहे हो, यूरिन थोड़ा सा बना, तुरंत आपको वॉशरूम जाके यूरिन पास आउट करना है, नहीं। यूरिन इकट्ठा होता है आपकी बॉडी में, फिर इकट्ठे आप पास आउट करते हैं कुछ कुछ टाइम के इंटरवल पे, 3-4 घंटे में एक बार आप पास आउट करते हैं, राइट। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास यूराइनरी ब्लैडर है। ठीक है, और किडनी में यूरिन बनता है, किडनी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करती है। और यूरेटर क्या करेगी? किडनी से यूरिन को यूराइनरी ब्लैडर तक ले आएगी, और कोई काम नहीं होता है यूरेटर का। ठीक है, ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। एक चीज और आपको यहाँ बनानी होती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल क्या होती है? एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, जो कि क्या करती है? किडनी में ब्लड सप्लाई करती है। इसे आप कहोगे वेन, पर क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड है तो इसको आप रीनल वेन कहोगे। कोई चीज किडनी से रिलेटेड होती है तो हम उसको रीनल कह देते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट से रिलेटेड चीजों को कार्डियक कहते हैं, हड्डियों से रिलेटेड चीज को ऑर्थो कहते हैं, इसी तरह से किडनी से रिलेटेड चीजों को हम रीनल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे रीनल आर्टरी होगी। ये क्या है? रीनल आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करेगी, और रीनल वेन क्या करेगी? ब्लड बाहर निकालेगी किडनी से। क्योंकि कोई ना कोई, हर एक ऑर्गन के पास कोई ना कोई ब्लड पहुंचाने वाला और वहां से ले जाने वाला होना चाहिए, तभी वो ऑर्गन जिंदा है। अदरवाइज उस तक फूड नहीं पहुंचेगा, उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। ऐसे केस में ये क्या होगा आपका सॉरी, फिर से है ना, हम लोग के लेक्चर में हमेशा ट्रेन आती जाती रहती है, मेरा घर स्टेशन के बहुत पास है, तो ट्रेन का आना जाना लगा रहता है। अगर ट्रेन का इंतजार करेंगे तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊंगी, राइट। तो चलो, रीनल आर्टरी क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है किडनी को, और रीनल वेन ब्लड किडनी से बाहर निकाल के ले जाती है। ठीक है, और रीनल वेन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है किडनी। हर एक ऑर्गन आपके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है और ऑक्सीजन लेती है, इसीलिए ब्लड को पहुंचना हर एक सेल तक जरूरी है, क्योंकि ब्लड ही ऐसा है जो ऑक्सीजन पहुंचाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा वहां से। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। हर एक पार्ट का मैंने फंक्शन लिख दिया, डायग्राम बना दिया। आप इसको डिटेल में इलेबोरेट करके लिख सकते हो अपने हिसाब से। ओके, अब हमें देखना है कि किडनी एक्चुअल में यूरिन बनाता कैसे है। किडनी के से यूरिन बनने की प्रोसेस हमें देखनी पड़ेगी, तो चलो उस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। मैं इस पूरे को इरेज कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। आखिर किडनी यूरिन बनाता कैसे है? ठीक है, किडनी के पास, किडनी ना छोटे छोटे सेल से बना होता है, छोटे छोटे यूनिट होती है किडनी के पास। यूनिट ऑफ किडनी
इज नेफ्रॉन। प्लीज इसे याद रखना, नेफ्रॉन। ठीक है, आपसे नेफ्रॉन के बारे में पूछा जाता है। यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। जैसे मान लो मेरी ये बॉटल है, ठीक है, मेरी ये बॉटल किससे बनी है? छोटे छोटे से एटम से बनी हुई है। सिमिलरली किडनी भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको आप कहोगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दिखता कैसा है, चलो देखते हैं, डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। ठीक है, ये क्या अब जो बनाने जा रही हूँ वो नेफ्रॉन का ही डायग्राम है। यहाँ पे ऐसे छोटा सा कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको एनसीईआरटी कहती है कप जैसा स्ट्रक्चर है। अब पता नहीं कैसा कप है ये, पर एनसीईआरटी कहती है ये कप है। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम होता है? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। इसके बाद यहाँ पे जितना रेस्ट पार्ट होता है उसको हम रीनल टिब्यूल कह देते हैं, पर उसके भी अलग अलग पार्ट है, तो एक एक पार्ट को हम देखेंगे। यहाँ पे ऐसा क्या होता है, थोड़ा सा घुमान होती है, ऐसे मुड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है? मुड़ा होता है। इस मुड़े हुए पार्ट को हम कहते हैं पीसीटी, यानी प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। मतलब क्या हुआ? पी मतलब प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब पास में, ऐसे आप याद रख सकते हो, पास में। किसके पास? बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के पास में प्रोक्सिमल। ठीक है, कॉन्वलेटेड मतलब मुड़ा हुआ, ऐसे घुमा घुमा हुआ, ऐसे किचिर मिचिर हुआ हुआ। ठीक है, ऐसी ट्यूब जो बहुत ज्यादा घूमी हुई होती है उसको हम कहते हैं कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी मतलब ऐसी कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो बोमेन कैप्सूल के पास हो, उसे आप क्या कहोगे? पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद एक पतली सी डक्ट बनती है, एक पतली सी नली बनती है। इस पतली सी नली को कहते हैं हेनेलेज लूप। इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे हेनेलेज लूप, हेनेलेज लूप। ठीक है, इसका नाम होता है हेनेलेज लूप। इसके बाद होती है आपकी एक दूसरी ऐसी मुड़ी हुई ट्यूब, ऐसे वापस से ऐसे मुड़ी हुई ट्यूब होती है। इसको आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे डीसीटी, यानी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब होता है दूर, यानी जो आपके बोमेन कैप्सूल से दूर हो और कॉन्व्यूलेटेड हो, मुड़ी हुई हो, ऐसी ट्यूब को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और इसके बाद ये जाके मिल जाती है एक आपकी डक्ट में। उस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। उस डक्ट को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करती है? बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन इकट्ठा करती है, फिर उसे किडनी से बाहर यूरेटर में भेज देती है। ठीक है, ये ऐसा पूरा डायग्राम होता है आपके नेफ्रॉन का। एक और चीज, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठा होती हैं, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे, और इस पार्ट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो इकट्ठा ब्लड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके डायग्राम है नेफ्रॉन का। ग्रेट, नेफ्रॉन का डायग्राम आपको पता होगा, तभी आप यूरिन फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। नेफ्रॉन का डायग्राम क्लियर हो गया। अब सुनना जरा होता क्या है। ये ब्लड वेसल क्या लेके आई है? ये ब्लड वेसल ब्लड लेके आई है, और इस ब्लड में क्या है? यूरिया है, जो कि आपके लिवर ने बनाया था। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल यहाँ पे ऐसे गोलू मोलू बना ली है। यहाँ पे क्या होगा? इस ब्लड वेसल बहुत पतली पतली होती है, जिसकी वजह से ब्लड थोड़ा थोड़ा फिल्टर हो जाता है, बाहर की तरफ फिल्टर हो जाता है। ठीक है, फिल्टर होकर के क्या क्या चीजें फिल्टर होंगी? पानी फिल्टर होगा, यूरिया फिल्टर होगा, और बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रेशर रहता है ब्लड पे। तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं? यहाँ पे फिल्टर हो जाती हैं, और फिल्टर होके कहाँ आ जाती हैं? बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती हैं। ओके, बहुत सारी चीजें फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती हैं। आप चिंता मत करो, अभी मैं पूरी प्रोसेस लिख दूंगी आपके लिए, आप चिंता मत करो। ठीक है, सारी ब्लड क्या होते हैं यहाँ पे फिल्टर होके, कुछ ब्लड का पार्ट यहाँ पे आ जाता है। कभी भी आरबीसी फिल्टर नहीं होगा, याद रखना। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स कभी भी फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, फिल्टर होकर के यहाँ पे आ जाती है, फिर वो कहाँ जाती है? पीसीटी में जाती है। फिर ब्लड वेसल को लगता है, अरे लगता है हमने कुछ बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन कर लिया, चलो कुछ चीजें क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। तो वो पीसीटी के किनारे किनारे ऐसा ऐसा नेटवर्क बना लेती है, ताकि वो क्या कर ले? जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसे एब्जॉर्ब कर ले, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सबको री एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सेकेंड स्टेप होता है री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हेनलेज लूप से होता हुआ कहाँ जाती है? डीसीटी में जाते हैं ये सारे जो गंदे चीजें हैं।
यूरिया वगैरह है, ये सारा धीरे धीरे होते होते कहाँ जाता है, आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंचता है। यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल चेक करती है कि आसपास का सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ बहुत ज्यादा निकाल लिया या बहुत कम निकाल लिया। तो ये क्या करता है, आसपास की चीजें बैलेंस कर सकता है, कंसंट्रेशन बैलेंस करता है, और कुछ चीजें जरूरी होती है तो सिक्रीट कर देता है बाहर की तरफ। इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसके बाद लास्ट में जो बचता है वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में क्या आएगा, यूरिन। यूरिन पूरी तरह से बना हुआ यूरिन आएगा। ठीक है, अब इन तीनों स्टेप जो मैंने आपको बताई उसको मैं शॉर्ट में आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये डायग्राम मिटा करके। ठीक है, देखो। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ये जो नेटवर्क बन रहा है ना ब्लड वेसल का, जो आपके ग्लोमेरुलस से निकलने वाली ब्लड वेसल बना रही है, इसे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल जो नेटवर्क बना रही है पीसीटी के अराउंड, उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। ओके, चलो फिर से समझते हैं थोड़ा सा, मैं इसे मिटाती हूँ। देखो जरा, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हेडिंग डालो, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब ये कि ग्लोमेरुलस पे क्या होगा, बहुत तेजी से फिल्ट्रेशन होगा। याद करो, बोमेंस कैप्सूल ऐसे बनाया था, फिर यहाँ पे क्या बनाया था, ग्लोमेरुलस, यही क्या था, ग्लोमेरुलस था, और यही पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और फिल्टर होके कहाँ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, लिख सकते हो इस चीज को, ब्लड फ्रॉम blood capillaries gets filtered and the filtrate मतलब छना हुआ पार्ट, and the filtrate is released inside the Bowman's capsule। Bowman's capsule कहाँ आ गया, बोमेंस कैप्सूल के अंदर वो फिल्टर हुई चीजें आ गई। ये पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप होता है आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये कहाँ होता है, अच्छा ये भी याद रखना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, और ये कहाँ होगा, ये होगा आपका पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे सम एक्स्ट्रा थिंग्स, एक्स्ट्रा एंड नेसेसरी, जो जरूरी चीजें हैं उनको वापस से क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब। थिंग्स आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें रीएब्जॉर्ब करोगे, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमीनो एसिड, ये सारी चीजें अगर गलती से फिल्टर हो गई हैं तो उसे क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब। क्योंकि हम ग्लूकोज इतनी मेहनत से खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको हम वेस्ट थोड़ी करना चाहेंगे, ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो उसे क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर। फोर्थ स्टेप देखते हैं, ये मैं पूरा स्टेप मिटा रही हूँ, फिर मैं थर्ड स्टेप दिखाऊंगी आपको। ठीक है, देखो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ होगा, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करेगा, सम materials are released from DCT to maintain the fluid balance, fluid concentration। ठीक है, टू मेंटेन द फ्लूइड कंसंट्रेशन, यानी कि जो फ्लूइड है
ट्यूब के अंदर और ट्यूब के बाहर उसका कंसंट्रेशन थोड़ा मेंटेन रहे, ऐसा नहीं रहे कि सारी चीजें हमने डिस्टर्ब कर दी। इसके लिए क्या होता है, डीसीटी से कुछ चीजें सिक्रीट हो जाती है। ये कभी होगा कभी नहीं होगा, हमेशा नहीं है। जब आपका बैलेंस बिगड़ रहा है चीजों का तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा है कि अगर आपके बॉडी में क्या है कि पानी बहुत कमी है और यूरिन के साथ बहुत पानी जा रहा है, तो ये क्या करेगा, डीसीटी कुछ हद तक पानी को क्या कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा ताकि आपकी बॉडी में पानी आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कम पानी पिया फिर भी बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करो, नहीं। इस चीज का बैलेंस कौन देखता है, यही डीसीटी देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होता है यूरिन कलेक्शन। यूरिन कलेक्शन, कलेक्ट कौन करेगा, आपकी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्शन कौन करेगा, कलेक्टिंग डक्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, यहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होगा। ठीक है, यूरिन कलेक्शन होता है इन कलेक्टिंग डक्ट, इन कलेक्टिंग डक्ट। सीडी लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ओके, कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन कलेक्शन इन कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट ये एंड का सिंबल है, कुछ और मत समझ लेना। करेक्ट, एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट ट्रांसफर्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरेटर। याद करो, किडनी से एक ट्यूब निकलती थी जिसे यूरेटर कहते थे। किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन है, तो किडनी के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो किडनी से कहाँ छोड़ दिया जाएगा, यूरेटर में। यूरिन को कौन छोड़ेगा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है आपकी यूरिन फॉर्मेशन की। ऐसा कुछ होता है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई है। यही मेन पार्ट है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है डायलिसिस से, मैं वो भी आपको समझा देती हूँ। ठीक है, डायलिसिस, व्हाट इज डायलिसिस, आपसे पूछता है। डायलिसिस, या कभी कभी इसको हीमोडायलिसिस भी कह देता है। हीमोडायलिसिस, बात एक ही है। डायलिसिस, दोनों का बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। होता क्या है, अगर किसी का किडनी फेल हो जाए, किडनी फिल्टर ना कर पाए, तो क्या करते हैं, हम डायलाइजिंग मशीन यूज करते हैं। ठीक है, डायलाइजिंग मशीन यूज करेंगे ताकि हम ब्लड को फिल्टर कर सके। पेशेंट का ब्लड निकालेंगे और कहाँ डाल देंगे, डायलाइजिंग मशीन में। वहां पे फिल्टर हो जाएगा, यूरिन बाहर निकल जाएगा और फिर वो ब्लड वापस से बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी का जो यूरिन है वो बाहर निकलते रहे, आपके शरीर में इकट्ठा ना हो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। यूरिया क्या है, आपके लिए टॉक्सिक है, हानिकारक है। अगर बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ तो जहर का काम करेगा, इसीलिए यूरिया को इकट्ठा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो किडनी खराब होने पे क्या करते हैं, डायलिसिस। लिखो, इसमें लिख सकते हो आप, इट इज द मेडिकल प्रोसीजर टू रिमूव यूरिया फ्रॉम द ब्लड when kidney stops functioning। जब किडनी फंक्शन करना स्टॉप कर दे तो आपको क्या रिलीज करना पड़ेगा, यूरिया रिलीज करना पड़ेगा डायलाइजिंग मशीन के थ्रू। डायलाइजिंग मशीन में एक सॉल्यूशन यूज होता है, उसे कहते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। उसमें क्या करते हैं, यूरिया को रिलीज कर दिया जाता है और आपका ब्लड साफ होकर के आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है। ऐसी प्रोसेस होती है डायलिसिस में। डायलिसिस मशीन में जो होती है वो एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। सेमी नहीं, सेलेक्टिवली लिखो आप, selectively permeable membrane is used in dialyzing machine। ठीक है, डायलाइजिंग मशीन जो क्या करेगी, फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करेगी। इतनी बातें हैं आपकी फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। एक और बात, डायलिसिस परमानेंट मेथड नहीं है, टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि किसी की किडनी खराब हुई तो जीवन भर डायलिसिस के बेस पे उसे जिंदा रख सकते हो, नहीं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवानी पड़ती है, नई किडनी की जरूरत होती है लोगों को, लेकिन ना मिलने पे डायलिसिस करवाया जाता है और ये लंबी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अगर किडनी नहीं मिली तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें थी आपकी पूरी की पूरी एक्सक्रीशन में। प्लांट्स में एक्सक्रीशन बाकी, अभी वो 2 मिनट में हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ।
एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईजेशन एंड एक्सक्रीशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा आपसे पूछता है और बहुत ही फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का। तो आप कहोगे एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो कि मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन लिखवाई है। इसमें क्या होती है, ज्यादातर नाइट्रोजन वाली वेस्ट रिलीज होती है, नाइट्रोजन वेस्ट आर रिमूव्ड, इसमें ये होता है, ठीक है। लेकिन आपके इजेशन में क्या होती है, फीकल मैटर इज रिमूव्ड, ठीक है। फीकल मैटर, जैसे जो आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होता है, तो कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो आप क्या करते हो, एनएस के थ्रू बाहर निकालते हो, ठीक है। जो आप सुबह में पॉटी करते हो, दैट इज नथिंग बट योर फीकल मैटर। सो फीकल मैटर का बाहर निकलना इजेशन कहलाता है। लेकिन इसके अलावा जो चीजें नाइट्रोजन से जुड़ी चीजें जब बाहर निकलेंगी बॉडी से, तो इसे एक्सक्रीशन कहेंगे। जैसे यूरिया का बाहर निकलना, अमोनिया का बाहर निकलना, सॉल्ट्स का बाहर निकलना, ये सब आपका एक्सक्रीशन है, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का आप नाम बताओ, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का नाम बताओ, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का नाम बताओ, ठीक है। तो आप तो एक तो जानते ही हो, एक क्या है, किडनी है। दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा लिखोगे आप स्वेट ग्लैंड, जो कि कहाँ होती है, स्किन पे होती है। स्किन में स्वेट ग्लैंड होती है जो पसीने को बाहर निकालती हैं। पसीना भी आपका क्या है, बॉडी का वेस्ट है एक तरह से, बॉडी से पानी प्लस सॉल्ट बाहर निकलता है पसीने के थ्रू, तो ये पसीना भी क्या है, एक्सक्रीशन है एक तरह का, ठीक है। तीसरी बात, लंग्स, लंग्स क्या निकालती हैं आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं, तो लंग्स भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो आपसे पूछे किडनी के अलावा और कौन से हो सकते हैं, तो आप स्वेट ग्लैंड और लंग्स का नाम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ह्यूमंस में एक्सक्रीशन खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स में एक्सक्रीशन, ठीक है। छोटा सा पार्ट है प्लांट्स में एक्सक्रीशन का, देखते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है सुनो। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में एज सच कोई किडनी लीवर ये सब तो होता नहीं है, तो प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करें। प्लांट्स आप जानते हो पत्तियां उनकी झड़ती हैं, ठीक है, शेडिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स, पौधों की क्या होती है, पत्तियां झड़ती हैं ना, पत्तियां शेड होती हैं, गिरती हैं। तो प्लांट क्या करता है, अपने जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उस पत्तियों में डाल देता है और फिर पत्तियों को क्या कर देता है, गिरा देता है। तो इस तरह से प्लांट का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, रिमूव होता है। कोई भी वेस्ट हो प्लांट का इस तरह से रिमूव होता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कुछ प्लांट क्या होते हैं, गम जैसी चीजें रिलीज करते हैं, अगर आप काटो तो दूध वगैरह निकलेगा, गम निकलेगा, रेजिन्स निकलेंगे, है ना, चिपचिपे से पदार्थ निकलते हैं उनसे। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है। जैसे आम का पेड़ ही देखो, अगर काट दो थोड़ा सा तो चेपी ओपी निकलने लगता है उसमें से, तो ये सब क्या है, ये आपके प्लांट का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। आम तोड़ने पे जो चोपी लग जाता है ना आपका, वो कुछ नहीं है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है प्लांट का। तो कहोगे आप रेजिन्स एंड गम्स, रेजिन्स एंड गम्स के फॉर्म में वो रिलीज करता है अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है। तीसरा चीज, आप देखे होंगे जो आप रबड़ यूज करते हो ना, जैसे रबड़ वगैरह बांधने के लिए, कुछ भी करने के लिए रबड़ यूज करते हो ना, मिटाने वाला रबड़, तो वो प्लांट के दूध से बनता है, ठीक है। नेचुरल रबड़ जो होता है वो प्लांट के दूध से बनता है। तो वो भी क्या है, रबड़ रिलीज होना क्या है, वो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। रबड़, रबड़ जो आप यूज करते हो वो भी क्या है, वेस्ट मटेरियल है। जो भी चीजें प्लांट से निकलती हैं बाहर की तरफ, वो सब क्या है, प्लांट का वेस्ट मटेरियल है और वो एक्सक्रीशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो प्लांट के वेस्ट रिमूवल के ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए। और भी मेथड आप गिन सकते हो, लेटेक्स का बाहर निकला, कुछ भी प्लांट जो बाहर निकालता है वो सब क्या है, वो सब आपके एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में काउंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। आपका मैंने डाइजेशन पढ़ाया, न्यूट्रिशन, सॉरी डाइजेशन में ही न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था और हमने एक्सक्रीशन पढ़ लिया। ये चारों पार्ट थे इस चैप्टर में, ये 4 पार्ट यहाँ खत्म होते हैं। कल से शिल्पी मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का लेक्चर आना शुरू होगा चैप्टर नंबर 1 का, जो केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर है। उसके बाद फिजिक्स का भी वीडियो आएगा, फिर मेरा वापस से बायो का आएगा। ऐसे कर करके हम लोग 5 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, ठीक है।
सो विश यू ऑल द बेस्ट। तैयार हो जाओ अच्छे से पढ़ने के लिए। अब इधर कंटिन्यूअसली आपको एक एक दो दो वीडियोस मिलती रहेंगी कल से, ठीक है, या हो सकता है आज से ही मिलते रहे। तो एक एक दो दो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अच्छे से तैयार हो जाओ और प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर लो। 17 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल भी रही होगी। और भी इनहांस करने के लिए हम और भी अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मैं नहीं, शिल्पी मैम बात करेंगी आपके केमिकल रिएक्शंस चैप्टर नंबर 1 की, जो कि आपके केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।